Assalamu alaikum dear students, I hope all of you will be fine. Today our topic is from unit number 1, class 9. Beta topic is memory. तो अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज मेमोरी तो आप सबके माइंड में ये चीज़ आती होगी कि मेमोरी इज अ लोकेशन वेयर सम डेटा इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर। बेटा इससे पहले जो मेमोरी हमने पढ़ी थी वो मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी थी जो कि बैकएंड स्टोरेज थी जो कि आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर करती थी। आज जो हम मेमोरी पढ़ेंगे बेटा ये प्राइमरी मेमोरी है जो कि एक वॉलेटाइल मेमोरी है जो कि आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती। ये मेमोरीज बीच में कोई नॉन वॉलेटाइल भी है जो कि आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर भी करती हैं। तो इसमें ये होता है बेटा जो वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं ये उस वक्त तक वर्क कर रही होती हैं जब तक उन आपके सिस्टम को इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है। जब आपके सिस्टम को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड होना खत्म हो जाता है तो आपकी जो वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं बेटा उनसे डेटा भी अरेज हो जाता है। इसी तरह आप इसी मेमोरी के टॉपिक के अंदर एक पढ़ेंगे टॉपिक जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरीज है। वो ये होती है बेटा कि जिसके अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है और अगर लाइट ऑफ भी हो जाए कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए फिर भी डेटा स्टोर रहता है। तो मेमोरी एक लोकेशन, ठीक है, मेमोरी इज अ लोकेशन वेयर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर। तो बेसिक जो 3 टाइप्स अभी आपके इस टॉपिक के अंदर डिफाइन है मेमोरी की बेटा वो उसमें आ जाती है, एक रैम है, एक रोम है और एक कैशे मेमोरी है। फिर इन मेमोरीज को जो हम मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ यूनिट्स तो वो फिर मेमोरी मेजरिंग यूनिट्स में हम एट द एंड देखेंगे। तो बेटा अगर हम रैम को स्टार्ट कर लें तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। आपके कंप्यूटर्स के अंदर रैम्स लगी होती हैं, आपके मोबाइल के अंदर रैम्स होती हैं। तो ये रैम्स क्या करती हैं, ये क्यों लगाई जाती हैं? बेसिकली ये रैम्स चिप्स होती हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बनी होती हैं और आपके कंप्यूटर के अंदर एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं, सर्किट बोर्ड्स होते हैं जिनके अंदर आप रैम्स को इंस्टॉल कर देते हैं। अब रैम्स का असल प्रोसेस क्या है ये मैं आपको बता देता हूं बेटा। देखो पहले ये जो लिखा हुआ है इसको हम समझ लेते हैं। इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी आपको बताया है कि वो मेमोरी बेटा जो डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती, उस टाइम तक डेटा स्टोर रहता है जब तक उस कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड हो रहा होता है। तो इसलिए ये रैम क्या मेरे पास एक वोलेटाइल मेमोरी है बेटा। उसके बाद क्या ऑल द कंटेंट्स ऑफ रैम आर रिमूव्ड व्हेन वी टर्न ऑफ द कंप्यूटर। देखो सपोज आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है बेटा? जो कि परमानेंट मेमोरी होती है इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। अब आपने क्या किया, इस मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपकी कोई फाइल है, ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल पड़ी हुई है। अब आप क्या करते हैं, आप उसको ओपन करते हैं, उसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, उसको लोड करना चाहते हैं, प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। तो जब आप मेमोरी के अंदर इस फाइल पे क्लिक करते हैं तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है, उस फाइल को आपकी इस रैम के अंदर, ये जो आपकी रैम है इसके अंदर लोड करवा देती है। मींस क्या हुआ, जो आपकी परमानेंट स्टोरेज है उससे आपकी फाइल प्रोसेस होने से पहले किसमें लोड होगी? रैम के अंदर लोड होगी। रैम के अंदर लोड होने के बाद आगे फर्दर रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स भी स्मॉल मेमोरीज होती हैं। फिर ये रैम से रजिस्टर्स के अंदर आपके जो डेटा होता है ये मूव करता है और फिर उसके बाद ये सीपीयू के पास चला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाद। वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, इसको डेटा को फिर प्रोसेस करता है। ये तो बेसिक कंसेप्ट है। जब आपने ये फाइल ओपन की थी, इस फाइल के अंदर आपने प्रोसेसिंग की कुछ चीजें ऐड भी कर दी, लेकिन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग बेटा ये हुआ कि आपकी लाइट ऑफ हो गई, आपकी लाइट चली गई, आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया। तो अगर आपने अपनी इस फाइल को जब ये प्रोसेस कर ली थी सीपीयू ने, तो आपने इसको
Ctrl+S सेव नहीं किया था, तो आप क्या होगा जी, जब आप कंप्यूटर दोबारा ऑन करेंगे तो वो जो डेटा आपकी रैम के अंदर लोड था फॉर प्रोसेसिंग, वो जितना भी आप काम कर चुके थे वो सब अब क्या हो गया, वैनिश हो गया, ज़ाया हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो रैम्स होती है ये वोलेटाइल मेमोरीज होती है कि जब तक आपका सिस्टम ऑन रहता है उस वक्त तक आपका डेटा इसके अंदर लोड रहता है, जैसा ही लाइट गया डेटा खत्म हो गया। अगर all the programs are loaded into the RAM of computer before execution, कि मैंने क्या बताया, अगर आपके किसी भी प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना है, सबसे पहले रैम एग्जीक्यूट होगा, फिर रजिस्टर्स में जाएगा, फिर आपके सीपीयू को मिलेगा प्रोसेसिंग के लिए। तो किसी भी प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होने से पहले बेटा किस में लोड होता है, रैम के अंदर लोड होता है। RAM chips are usually packaged on a small circuit board that is inserted into motherboard। छोटे-छोटे सर्किट बोर्ड्स लगे होते हैं, अगर आप कंप्यूटर खोलें जिधर आपकी रैम्स इंसर्ट होती हैं उन बोर्ड्स को कहते हैं सर्किट बोर्ड्स। तो आपकी रैम्स को इसमें इंसर्ट किया जाता है, आपके सर्किट बोर्ड के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। अब टाइप्स ऑफ रैम में बेटा स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम है। स्टैटिक रैम बेटा ज्यादातर आपकी कैशे मेमोरीज के लिए यूज हो रही होती है और ये पीरियडिकली रिफ्रेश इनको करने की जरूरत नहीं होती, जबकि जो डायनेमिक रैम होती है इन्हें पीरियडिक रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। डायनेमिक रैम में हमारे पास DDR रैम होती है, जिसमें DDR2, सपोज ये DDR2 एक रैम है, इसका मतलब है डबल डेटा रेट सेकंड वर्जन रैम का है, ठीक है, डबल डेटा रेट रैम। तो ये क्या है, एक सेकंड में एटलीस्ट 2 वर्ड्स को क्या करती है, प्रोसेस करवाती है। तो ये बेटा एक बेसिक कंसेप्ट है आपका रैम का, तो ये याद रखना। और एक बात और आपको बता देता हूं रैम से रिलेटेड, सपोज अगर सीपीयू ने 3 टास्क परफॉर्म करने हैं, 3 टास्क को एग्जीक्यूट करना है, आप क्या होगा जी, आप अगर आपने 3 टास्क रेट किए 1 2 और 3, तो आपकी जो रैम होती है हर एक टास्क की रैम के अंदर आपकी एक क्यू भी बन जाती है, क्यू क्यू कहते हैं बेटा कतार को। तो ये होता है, अब क्या होता है, सीपीयू का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हम इसकी एग्जीक्यूशन उस पे बेस करती है। अगर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सबको अपने अपने टाइम स्लाइसेस असाइन कर देगा, सारे प्रोसेस साथ साथ एग्जीक्यूट होंगे। तो ये जो है रैम से करके क्यू बनती है, अगर एक से ज्यादा टास्क हो, और उसकी एग्जीक्यूशन किस पे बेस करती है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टॉपिक है, इंशाल्लाह आप डिटेल में सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, बाकी जो आपको बेसिक कांसेप्ट की या माइंड में। उसके बाद बेटा सेकंड जो हमारे पास आ जाता है बेटा, दैट इज कॉल्ड रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी से मुराद है बेटा, देखो इस रोम के अंदर जो डेटा आपका स्टोर होगा, आपने एक दफा इसके अंदर जो डेटा स्टोर कर दिया, फिर आप उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते, और सिर्फ आप उस डेटा को रीड कर सकते हैं। अपने रीड से मुराद है जब आप डेटा को लोड करते हैं अपने किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जबकि रैम में क्या होता है, डेटा रीड भी होता है और राइट भी होता है। आपने एक फाइल को रीड किया तो सेकेंडरी मेमोरी से वो रैम में आई, आपने उसको प्रोसेस करवाया। अब आप जब उसमें उसको आपको दोबारा स्टोर करके, तो आपने क्या किया, उस फाइल को राइट करवा दी मेमोरी की उसी लोकेशन पे ऊपर। लेकिन इसके अंदर आप डेटा को रीड कर सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते, डेटा को दोबारा राइट नहीं कर सकते। इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो बेटा नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपको पहले बताया कि मेमोरी दैट स्टोर्स डेटा परमानेंटली इवन इफ द लाइट टर्न्स ऑफ। अगर लाइट ऑफ भी है फिर भी आपका डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। ऑल डेटा इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन आर रिकॉर्डेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स इन द रोम। अच्छा, रोम क्या चीज है बेटा, जब भी कोई मैन्युफैक्चरर आपका कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन करता है तो वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर के अंदर एक रोम की चिप इंस्टॉल कर देता है, एम्बेड कर देता है। जब ये चिप को लगा देता है तो इसके अंदर एक प्रोग्राम डाल देता है, उस प्रोग्राम को बेटा कहते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस बेटा ये करता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो आपकी विंडोज होती हैं, उनको लोड करना, विंडोज का उसके अलावा कंप्यूटर के साथ जितने कंप्यूटर कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं उनको लोड करना, और जितना भी आपका स्टार्टिंग प्रोसेस होता है वो सारा जो लोड प्रोग्राम होता है वो उसका सारा प्रोग्राम आपकी बायोस के अंदर लोड कर दिया जाता है। सिस्टम ने ऑन कैसे होना है, सिस्टम में कंपोनेंट
सिस्टम जब ऑन हो रहा है फिर रिस्पांस कैसे करना है, किन किन लोकेशंस को एक्सेस करना है, ये सारा प्रोसेस आपको किस में लोड कर दिया जाए, रोम के अंदर। तो फिर क्या होता है बेटा, आप जब भी कंप्यूटर के अंदर अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हो, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद जब कंप्यूटर आप ऑन करते हो तो उसको ऑन करने का जो पाथ होता है, वे जो प्रोवाइड कर रहा होता है, वो आपको रोम के अंदर पड़ा हुआ प्रोग्राम जिसको बायोस कहते हैं, वो आपको ये सारी चीज गाइड कर देता है। क्या लिखा हुआ है, रोम कंटेन्स बायोस व्हिच कंटेन्स द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम व्हिच इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बायोस क्या है, अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर फॉलोज, जो कंप्यूटर फॉलो करता है टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके विंडोज को लोड करने में, एंड अदर फाइल्स व्हाइल कंप्यूटर इज नॉट ऑन, जब कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है। रोम के बेटा कुछ टाइप्स हैं, पी रोम है और ईईपी रोम है। पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली में भी बेटा ये जो पी रोम होती है, इसके अंदर अगर एक दफा आपने कोई प्रोग्राम इंसर्ट कर दिया, एम्बेड कर दिया, फिर उसके बाद जो है आप इस रोम के अंदर जो डेटा है उसको अरेज नहीं कर सकते, ना चेंज कर सकते। फिर आती है ईईपी रोम, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो रोम्स होती है बेटा, इनके अंदर कुछ सर्टेन लिमिट्स होती है, जिस लिमिट तक आप इस रोम के अंदर डेटा डाल के चेंज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाते हैं कैशे मेमोरीज। कैशे मेमोरीज से आप सब बहुत अच्छी तरह अवेयर हैं, हर एक कंप्यूटर मोबाइल के अंदर कैशे मेमोरी जरूर होती है। इफ आई से यू टेल मी व्हिच मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, द रिस्पांस विल बी द कैशे मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो इसको फास्टेस्ट इसलिए कहा जाता है बेटा, एक बार याद रखिएगा, देखो इसकी एक मैं आपको डेफिनेशन दूंगा, इट स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग बाय स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। बेटा देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सपोज मैंने यहां पे एक गूगल क्रोम ओपन कर लिया, गूगल, ठीक है बेटा, ये गूगल का सर्च बॉक्स है। आप इस गूगल के अंदर पाकिस्तान आर्मी, पाक आर्मी की वेबसाइट जो है वो आपने 20 टाइम्स सर्च की। इसका मतलब यह कि आपने ये डेटा फ्रीक्वेंटली यूज किया है अपने कंप्यूटर के अंदर। तो कैशे मेमोरी क्या करती है कि आपका वो डेटा जो आप बार बार कंप्यूटर से प्रोसेस करवा रहे होते हैं, उसका रिकॉर्ड अपने अंदर स्टोर कर देती है। और एक बात और बेटा, जब भी आपका सीपीयू कोई भी डेटा को प्रोसेस करने लगता है, तो एक बार याद रखना, सबसे पहले वो जिस मेमोरी को देखता है वो कैशे मेमोरी होती है। अगर उसको कैशे के अंदर डेटा मिल जाए तो उसको प्रोसेस करता है, अगर कैशे में नहीं मिलता तो उसके बाद वो रैम को चेक करता है, अगर रैम के अंदर कोई डेटा पड़ा हुआ है तो वो रैम से डेटा को फेच कर लेता है। ये बात क्लियर है। अब जब ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपका टाइम भी बचता है। कैसे, सपोज अगर आपने 21st टाइम भी किसी 21st टाइम जैसे मैंने देखूंगा पी मैंने डाला, पी ए डाला, तो पाक आर्मी आगे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये जो आपकी कुकीज होती हैं, ये जो आपका फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा होता है बेटा, वो आपका गूगल क्या करता है, आपका जो कैशे होता है उसको क्या करता है, स्टोर कर देता है। तो फिर आपको प्रोसेसिंग में आसानी हो जाती है। अब बेटा टाइप्स ऑफ कैशे है, उसमें अंदर L1 कैशे, L2 और L3 कैशे है बेटा। तो L1 कैशे देखो, ये सपोज मेरे पास सीपीयू चिप है, तो L1 कैशे हमेशा आपको जो सीपीयू होता है इसके अंदर होता है। L1 कैशे का मतलब होता है इनसाइड सीपीयू। तो मैंने आपको क्या बताया, सीपीयू जब भी अपने प्रोसेसिंग के लिए डेटा को चेक करता है तो सबसे पहले कैशे में चेक करता है। तो कैशे के 3 लेवल से सबसे पहला लेवल है L1, तो वो किसको चेक करता है, L1। L1 में इंस्ट्रक्शन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इस सीपीयू चिप के बाद प्रोसेसर के बाहर 2 कैशे के और लगे होते हैं, L2 फिर उसके बाद L3 लगा होता है। अगर उसको L1 में डेटा नहीं मिलता बेटा, वो फिर L2 को चेक करता है, और अगर L2 भी नहीं मिलता तो फिर वो L3 कैशे को चेक करता है, और L3 में भी नहीं मिलता तो फिर बेटा वो रैम की तरफ मूव करता है। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट कैशे। उसके बाद बेटा लास्ट टॉपिक है मेमोरी मेजरिंग यूनिट्स। अब देखो जो आपकी मेमोरीज होती है, सपोज 2 GB रैम है, 6 GB रैम है, तो ये जो आपकी मेमोरीज बनती हैं तो ये कैसे बनती है, ये किस कॉम्बिनेशन से बनती है, ये भी हम देखते हैं। देखें मेमोरी इज अ यूनिट इन बाइट्स। अगर आपसे कोई पूछे कि मेमोरी की यूनिट क्या है तो आप याद रखें मेमोरी की यूनिट बाइट होती है, और हमेशा ये बाइट
कंबाइन करती हैं, अगर 4 बिट्स कंबाइन करती हैं तो इट फॉर्म्स वन निबल। 4 बिट्स मिलकर आपस में एक निबल बनाती हैं बेटा। 8 बिट्स कंबाइंस 8 बिट्स और 2 निबल्स या 2 निबल आपस में मिलते हैं तो इट फॉर्म्स वन बाइट। ठीक हो गया बेटा। अब किलोबाइट का बनता है व्हेन 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर बेटा। अब उसके बाद आपका क्या है जी 1 किलोबाइट कैसे बनता है ये आपको मैं बताता हूं बेटा। इसमें व्हेन 2 पावर 10 बाइट्स व्हेन 2 पावर 10 बाइट्स combines together they form 1 kilobyte, or when 1024 bytes combine together they will form 1 kilobyte। इसी तरह बेटा when 2 power 20 bytes combine together they form 1 megabyte, और when 1024 kilobytes जब आप 1024 किलोबाइट्स को मिला लेते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं 1 MB। इसी तरह बेटा when 2 power 30 bytes आपस में कंबाइन होती हैं तो इट फॉर्म 1 GB, और when 1024 मेगाबाइट्स ये वाला MB जब 1024 MB आपस में मिलते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं 1 गीगाबाइट। इसी तरह बेटा when 2 power 40 bytes और 1024 गीगाबाइट्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म 1 टेराबाइट। इसी तरह जब 2 पावर 50 पे चले जाओगे तो 1 पेंटाबाइट। 1024 टीबी जब